और मुझे पता है कि तुम्हें इस चैप्टर से डर लगता है। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं अंतर्यामी हूं। बिना डायग्राम बनाए ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करोगे तुम। यही तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है कि जब बायंट फोर्स वेट को बैलेंस कर दे तभी कोई ऑब्जेक्ट तैर पाता है। अब बताओ क्या कैलकुलेशन था इसमें? कुछ भी नहीं, सिर्फ दिमाग लगाना था। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि बर्नौली इक्वेशन एक फील है। ये नीट 2025 का वो क्वेश्चन जिसने दिमाग के पर्दे हिला दिए थे लोगों के। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए। आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? हेलो 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 एवरीवन। तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और ये वाले वीडियो का अनाउंसमेंट मैंने सॉलिड वाले चैप्टर में कर दिया था, ठीक है, कि अगला वाला चैप्टर हम फ्लूइड लेने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि तुमने अभी तक में कम से कम इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा और इसका टैप एंड टेस्ट तो लिख ही दिया होगा। चलो अभी तक टैप एंड टेस्ट नहीं भी लिखा है ना, तो अभी के अभी लिख लो। करो वीडियो को पॉज, कमेंट बॉक्स में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और टेस्ट लिख दो, या फिर यहां पर जो कोड है इसको भी यूज करके टेस्ट लिख सकते हो। टेस्ट लिखो यार पहले जा करके, क्योंकि फ्लूइड ना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली मैं भी दिखाऊंगा पिछले 5 साल में ऐसा कोई भी साल नहीं है जिसमें इस चैप्टर से कम क्वेश्चन नहीं आया हो। और मुझे पता है कि तुम्हें इस चैप्टर से डर लगता है। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं अंतर्यामी हूं, है ना। इतने साल पढ़ाया मैंने, मुझे पता है बच्चा किस किस चैप्टर से डरता है। ये उसमें से एक चैप्टर है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बट तुम्हें इसलिए लगता है क्योंकि तुम इसको फील नहीं कर पाते। तो करेंगे फील यार, तुम्हारी सारा जो दुख दर्द पीड़ा है ना, इसका करेंगे इलाज। पहले ट्रेंड एनालिसिस देखो। प्रेशर पहला टॉपिक है, वही पास्कल्स लॉ है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो सब सारी चीजें यहां पर हम डिस्कस करते हैं। एक ही क्वेश्चन आया था 2022 में, वो भी तो बहुत ज्यादा वेटेज कोई प्रेशर का नहीं है। हाँ, इसके अंदर टॉपिक बहुत सारे हैं कि पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट, है ना, वो यूट्यूब मैनोमीटर, प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ, जिसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तुमने क्लास में प्रैक्टिस किए हैं। वो सब टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो देखो पिछले 5 साल में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2026 में नहीं आ सकता, क्योंकि 2026 में क्या आएगा ये गारंटी के साथ सिर्फ पेपर सेट करने वाला ही तुम्हें आज बता सकता है। एज ए फैकल्टी मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 5 साल में इन 5 टॉपिक से क्वेश्चन आया है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। लेकिन सिलेबस का कोई भी हिस्सा तुम छोड़ करके नहीं जाओगे, समझ रहे हो ना? कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ोगे, प्रेशर भी नहीं छोड़ोगे। अगला है बायएंसी। देखो बायएंसी पे स्टार मार्क इसलिए मार रहा हूं ना, क्योंकि अब ये हट गया। फिर भी मैंने सेफ्टी के लिए तुम्हें 2-3 क्वेश्चन इस टैप एंड टेस्ट में डाल दिए। पूछो क्यों? क्योंकि बायएंसी भले ही इसने यहां से हटा दिया है, लेकिन कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अलग अलग चैप्टरों में डिस्कस करते हैं जहां पर बायएंसी का कॉन्सेप्ट लग जाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन कई ऐसी जगह पर जी इफेक्टिव निकालने में, है ना, इफेक्टिव वेट निकालने में लग जाता है। तो जब तक कम से कम आर्किमिडीज प्रिंसिपल तुम नहीं पढ़ोगे, तब तक कैसे बनाओगे यार वो वाला क्वेश्चन? इसीलिए मैंने इसको रखा है, ज्यादा नहीं, 2-3 ही क्वेश्चन इसके दिए। फिर आता है तुम्हारा डायनामिक्स वाला पार्ट, जिसके अंदर तुम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना, बर्नौलीज इक्वेशन, है ना, टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो, ये सब सारी चीजें तुम डिस्कस करते हो। इसका वेटेज देखो ठीक ठाक है, 20% के लगभग इसका वेटेज है। फिर 2 सबसे स्कोरिंग टॉपिक और 2 सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का वेटेज जरा देखना, 25 और 25 का ये जो क्वेश्चन आया था ना, इसने दिमाग खराब करके रख दिया था लोगों का। मतलब 25
कि पेपर में जो ये क्वेश्चन आया, ये सिर्फ 25 के पेपर का मैं सबसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं मानता हूं। पिछले 5 साल, पिछले 10 साल, पिछले 15 साल में नीट की हिस्ट्री में आया हुआ सबसे मुश्किल क्वेश्चन कौन सा था पता है? ये सरफेस टेंशन का 25 वाला क्वेश्चन। क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चन ऐसा कैसे हो सकता था कि टैप एंड टेस्ट का डिस्कशन हो और ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस ना करें यार, इसके बिना तो अधूरा रह जाता। लेके आए हैं, करेंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को पिछले 15 से 20 साल नीट की हिस्ट्री का सबसे टफ क्वेश्चन मानता हूं, सिर्फ इसी साल का नहीं। 24 में आया, 23 में आया, 22 में आया, और क्या चाहिए? तो ये दोनों टॉपिक थोड़ा ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, लेकिन ये दोनों टॉपिक तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा अगर तुम पीछे का टॉपिक नहीं समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं पे ज्यादा फोकस करो, कहीं पे कम फोकस करो, लेकिन कोई भी टॉपिक पूरे तरीके से छोड़ना मत। ठीक है, पहले टॉपिक प्रेशर से शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो नीट 2017 का है, यूट्यूब मैनोमीटर से रिलेटेड है, प्रेशर मेजरमेंट से रिलेटेड है। कह रहा है कि हमारे पास एक यूट्यूब मैनोमीटर है जिसका दोनों एंड बिल्कुल हवा को खुला हुआ है, और इसमें पहले सिर्फ पानी भरा हुआ था। ये था इनिशियल वाटर लेवल। फिर हमने क्या किया, एक तरफ से ऑयल डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हम इसमें ऑयल डालते गए तो वैसे वैसे पानी जो है वो बायां वाला लिंब में नीचे गया, दाएं वाले लिंब में ऊपर गया, और फाइनली जब ऑयल और वाटर सेटल हो गया तो ऑयल यहां तक भरा है, पानी यहां तक भरा है। ये सारा लेंथ वेन दिया हुआ है 65, 65, 10। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ ऑयल की डेंसिटी क्या है। कैसे बनाएंगे? कॉन्सेप्ट पहले समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम सेम फ्लूइड के अंदर देखें तो सेम फ्लूइड के अंदर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है। इसका मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट को कहूं ए और इस पॉइंट को कहूं बी, ध्यान से देखना, तो ये वाला पॉइंट भी पानी में है, ये वाला पॉइंट भी पानी में है, तो ए और बी का प्रेशर होगा बिल्कुल बराबर। तो मैं लिखूंगा कि ए का प्रेशर जो है ये बी के प्रेशर के बराबर है। अब ए का प्रेशर कैसे निकालेंगे? देखो, यहां पर लग रहा है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस ऑयल वाले कॉलम की क्या हाइट है? तो ऑयल वाले कॉलम की हाइट एच ऑयल जो है ये है 65, 65, 130 और 10, 140 मिलीमीटर, 140 मिलीमीटर। तो ए का प्रेशर लिखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऑयल का डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू 140। ठीक है, अब बी का प्रेशर लिखते हैं। तो यहां पर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर, तो जो वाटर है इस वाटर के कॉलम की क्या हाइट है बी के ऊपर? तो 65 और 65, 130। तो लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वाटर की डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू 130। यही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गया, ऑयल का डेंसिटी आया, वाटर की डेंसिटी 1000 इंटू 130 बाई 140, मतलब ऑयल की डेंसिटी क्या आ रही है? 13000 बाई 14, 13000 बाई 14, 1000 से थोड़ा कम वैल्यू रहा होगा। तो ऑप्शन में देखोगे तो एक ही मैच कर रहा है 928, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसका 928 केजी पर मीटर क्यूब हम ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये प्रेशर मेजरमेंट, यूट्यूब मैनोमीटर, इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर करते भी हैं तो कैलकुलेशन में गलतियां करते रहते हैं। इसको अवॉइड करने का सिंपल सा तरीका है यार, हेल्प मी सॉल्व इट यूज करो।
हेल्प मी सॉल्व इट में जाओ, पूरा का पूरा क्वेश्चन डाल दो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आया। जिस स्टेप में तुम्हें दिक्कत है, मान लो तुम्हें गेज प्रेशर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में दिक्कत होती है, तो गेज प्रेशर के कॉन्सेप्ट वाला वहां पे जो स्टेप है उस पर क्लिक करोगे, उसी गेज प्रेशर से रिलेटेड वो तुम्हें 4-5 क्वेश्चन दे देगा। अभी हम गेज प्रेशर के और भी क्वेश्चन करेंगे, बट गेज प्रेशर पे तो कितने सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो वो तुम्हें 4-5 क्वेश्चन बना करके दे देगा अगर बोलोगे, और फिर तुम उनको प्रैक्टिस करके और अपना जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत कर सकते हो, है ना। तो यूज करो, क्योंकि ये क्वेश्चन 2017 में आया था, वापस से ऐसा क्वेश्चन आने का बहुत चांस रहता है। अगला जो मैंने चुना है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं एक लेक देखूं और इस लेक के अंदर हाफ डेप्थ पर जो प्रेशर है वो 2/3 टाइम्स है बॉटम ऑफ द लेक के, तो उस केस में हमें बताना है कि लेक का डेप्थ कितना होगा। पहले डायग्राम बना के समझते हैं। मान लो एक लेक हम कंसीडर करें, इस लेक का टोटल डेप्थ मान लो कुछ d है, तो अगर 2 पॉइंट कंसीडर किया जाए, एक बॉटम पे जिसको मैं कह रहा हूं कुछ a, और एक आधा डेप्थ पे b, तो ये वाला डेप्थ है d/2, समझ रहे हो। अब क्या है कि यहां पर हम लिख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से कि b का जो प्रेशर है ये 2/3 टाइम्स है a के प्रेशर के। अब b का प्रेशर और a का प्रेशर एब्सोल्यूट लिखते हैं। देखो, तो a का प्रेशर क्या आएगा, a का प्रेशर आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी डी, जहां पे रो वाटर का डेंसिटी है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। b का जो प्रेशर है इसको लिखेंगे, तो एक काम करते हैं, देखो ये d/2 b वाला रखो, फिर 2/3 इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी डी, ये a वाला रखो। अब सॉल्व करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या बच जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर -2 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाई 3, इसका वैल्यू होगा 2 रो जी डी बाई 3 माइनस रो जी डी बाई 2, तो यहां से ये आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाई 3, और अगर 6 एलसीएम ले लो, रो जी डी को कॉमन ले लो, तो ये आ गया 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 1 हो गया। यहां से d का वैल्यू ये भी 2 बन गया, तो d का वैल्यू आया 2 टाइम्स PATM डिवाइडेड बाई रो जी। वैल्यू रखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 किलो पास्कल ले रहा हूं, तो 10⁵ पास्कल डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1000, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। सॉल्व करोगे d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 मीटर। बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो एक चीज नोटिस करना बच्चा, इस क्वेश्चन के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू तुम्हें दिया नहीं है, इसीलिए जब मैं क्लास के अंदर बच्चों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बोलता हूं कि याद रखना। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू तो 101.325 किलो पास्कल है, अप्रोक्सीमेट करके यहां पर 100 किलो पास्कल लिया है, कम से कम 100 किलो पास्कल वाला ही याद रखो। मरकरी कॉलम के लेंथ को भी याद रखो, टॉर में भी याद रखो, क्योंकि ये वैल्यूज कभी कभी एग्जामिनर तुमको देगा नहीं, तुम्हें खुद ब खुद अपने से याद रख के रखना पड़ेगा। वैसे देना चाहिए, कायदे से तो एग्जामिनर को देना चाहिए, लेकिन अब नहीं दिया है तो उससे लड़ने थोड़ी ना जाओगे,
तुम्हें तो क्वेश्चन बनाना है एग्जाम हॉल के अंदर, 4 नंबर पाना है, कहां लड़ते फिरोगे? तो याद कर लेना एग्जाम में जाने के पहले, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बायंसी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के थ्रू ही मैं तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए जरूरी है ना, वो क्लियर कर दूंगा। तो बाकी तुम्हें और कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ध्यान से सुनते जाओ मैं क्या समझा रहा हूं। कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है जो कि एक इमिसिबल मिक्सचर में फ्लोट कर रहा है, जो मिक्सचर है वाटर का और एक लिक्विड का, जिसकी डेंसिटी 13.5 इंटू 10 टू द पावर 3 है, यानी इसकी रिलेटिव डेंसिटी 13.5 है। इस तरीके से कि 4/5 पोर्शन जो है वो वाटर में है और 1/5 पोर्शन जो है वो लिक्विड में है। तो बोल रहा है कि मेटल का डेंसिटी कितना होगा। बिना डायग्राम बनाए ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करोगे तुम। डायग्राम बनाओ, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तभी सॉल्व करना। देखो, जो हैवी वाला लिक्विड है वो अंदर नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा और जो वाटर है अपना वो ऊपर की तरफ सेटल होगा। तो अब अगर मैं टोटल वॉल्यूम इस स्फीयर का V मान लूं, तो ये स्फीयर कुछ इस तरीके से फ्लोट कर रहा है कि इसका 4V/5 वाटर में है और V/5 लिक्विड में है। यही है ना? तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो सोचो कि जो बायंट फोर्स वाटर लगा रहा होगा और जो बायंट फोर्स लिक्विड लगा रहा होगा, ये दोनों मिल करके किसको बैलेंस कर रहे हैं? वेट को बैलेंस कर रहे हैं। यही तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है कि जब बायंट फोर्स वेट को बैलेंस कर दे तभी कोई ऑब्जेक्ट तैर पाता है। ठीक है? इसी को प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन भी बोलते हैं। तो अब मैं इक्वेशन लिख सकता हूं कि जो वेट है ये वाटर का बायंट फोर्स प्लस लिक्विड का बायंट फोर्स दोनों के सम के बराबर है। तो वेट कैसे लिखेंगे? वेट होगा सॉलिड का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वाटर का बायंट फोर्स कितना होगा? तो ध्यान रखना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से जो बायंट फोर्स होता है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है। तो वॉल्यूम तुम्हें डिस्प्लेस्ड लिक्विड का पहले कैलकुलेट करना है, फिर बायंट फोर्स की कैलकुलेशन में लिक्विड की डेंसिटी यूज करनी है, ना कि सॉलिड की। इसीलिए वाटर की डेंसिटी इंटू, वाटर में क्या है? 4V/5 है, तो 4V/5 इंटू G प्लस लिक्विड की डेंसिटी इंटू V/5 इंटू G। इसी इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करो। वॉल्यूम 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 कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैंसिल हो गया। यहां से तो सॉलिड की डेंसिटी आएगी 10 टू द पावर 3 इंटू 4/5 प्लस 13.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 1/5। तो सॉलिड की डेंसिटी आ गई 0.8 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3। तो दोनों को जोड़ोगे तो सॉलिड का डेंसिटी आ गया 3.5 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। चेक करोगे, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जितना बताया अगर उतना आर्किमिडीज प्रिंसिपल में समझ लिया तो काम तुम्हारा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब मान लो यहीं पे किसी को दिक्कत है कि बायंट फोर्स नहीं लिख पा रहे हैं सर, तो अगर बायंट फोर्स नहीं लिख पा रहे हैं सर, तो कीजिए क्वेश्चन को कॉपी, जाइए हेल्प मी सॉल्व इट में, जिस स्टेप में तुम्हें बायंट फोर्स का कैलकुलेशन करने के लिए सिखा रहा है उसी स्टेप पे क्लिक करो और ऐसे बायंट फोर्स की कैलकुलेशन वाले 4-5 सवाल जल्दी जल्दी लगा लो, तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी जो है वो बिल्ड हो जाएगा। और कोई उपाय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, यह क्वेश्चन अपैरेंट वेट के ऊपर सेट किया है, क्योंकि कभी कभी हमें इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना पड़ता है। जैसे वैसे तो है ये फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट, लेकिन कभी कभी इसका यूज ऑसिलेशन में भी आता है, सिंपल पेंडुलम में जब जी इफेक्टिव का यूज करते हो, और कभी कभी इसका यूज 12th क्लास के भी कुछ न्यूमेरिकल्स में होता है, जब तुम्हारा चार्ज वगैरह पानी के अंदर होगा या किसी और लिक्विड के अंदर होगा। तो इसीलिए मैं इसको स्टेप एंड टेस्ट में रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर तुम नहीं सीख पाए कि अपैरेंट वेट कैसे निकालते हैं या इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, तो जब तुम वो वाले न्यूमेरिकल फेस करोगे ना ऑसिलेशन चैप्टर में या फिर 12th के कुछ चैप्टर्स में, तो तुम्हारी हवा बिल्कुल निकल जानी है, तुमसे बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि तुमने कभी देखा ही नहीं है कहां से आ रहा है फॉर्मूला। तो अभी बिल्कुल यहां पर ध्यान दो और सीख लो कि कैसे अपैरेंट वेट निकालते हैं। कह रहा है कि अगर वैक्यूम में रो डेंसिटी वाले बॉडी का वेट है W, तो एयर में जिसका डेंसिटी है सिग्मा, क्या होगा अपैरेंट वेट। तो एक्चुअली में हमें अपैरेंट वेट और एक्चुअल वेट के बीच का रिलेशनशिप ही तो चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम एक्चुअल डेंसिटी या एक्चुअल वॉल्यूम अगर हम V मान लें किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो जब ये वैक्यूम में रखा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक्चुअल वेट लग रहा है, जिस एक्चुअल वेट को हम लिख सकते हैं डेंसिटी रो इंटू V इंटू G। ठीक है, फिर मान लो अगर मैंने इसको किसी लिक्विड में डाल दिया, यहां पे एयर दिया है, कोई दूसरा भी लिक्विड हो सकता है, जिस लिक्विड का खुद का डेंसिटी है सिग्मा, तो अब जो इसका एक्चुअल वेट है उसके अगेंस्ट में एक बायंट फोर्स लगने लगा, इसीलिए अब अपैरेंट वेट का कॉन्सेप्ट जो है वो पिक्चर में आएगा, और ये अपैरेंट वेट इस एक्चुअल वेट से कम होगा। हमें अपैरेंट वेट और एक्चुअल वेट दोनों के बीच का ही रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअल वेट हमें क्वेश्चन में W दिया हुआ है। तो एक्चुअल वेट तो सेम ही रहेगा। बायंट फोर्स लिखो, बायंट फोर्स आएगा, वॉल्यूम है V, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G और लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अपैरेंट वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का एक लिक्विड के अंदर होता है, जो भी इसका एक्चुअल वेट है उसमें से हमें माइनस करना है बायंट फोर्स को। तो अपैरेंट वेट आएगा एक्चुअल वेट रो VG, इसमें से माइनस करेंगे सिग्मा VG, तो अपैरेंट वेट आएगा, अगर हम रो VG को कॉमन ले लें जो कि हमारा एक्चुअल वेट है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस सिग्मा VG डिवाइडेड बाई रो VG। सिंप्लीफाई करो, VG गया, रो VG जो है वो है एक्चुअल वेट, तो अपैरेंट वेट कितना आ गया, एक्चुअल वेट इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो, तो W इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो। यही रिलेशनशिप तुम्हें मिलेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी, कि लिक्विड के अंदर जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो होता है एक्चुअल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू 1 माइनस रो सिग्मा अपॉन रो।
ये निकालने तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो W इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो डी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, खत्म हुआ बाई एनसी, थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ लेना, ठीक है। फ्लूइड डायनामिक्स तो पूरा का पूरा सिलेबस में है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, कब रेंज मैक्सिमम होगा, ये सारी चीजें हमारे सिलेबस में हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये टैप एंड टेस्ट के अंदर मैंने कोशिश किया है कि जितने भी तुम्हारा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बन सकता है वो सब रखें। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, स्ट्रीमलाइन फ्लो, है ना, जो हमारा एयरप्लेन का विंग है उसके ऊपर कितना थ्रस्ट जनरेट हो रहा है, ये सारा का सारा वैरायटी मैंने तुम्हारे टैप एंड टेस्ट के अंदर रखा है। जाओ अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, तभी तुम्हें फायदा हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन किस वैरायटी पे आएगा ये प्रेडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बर्नौली के एप्लीकेशन पर है। कैसे? कह रहा है कि पानी फ्लो हो रहा है एक चैनल में, ये चैनल है, 3 सेक्शन मार्क किए हैं ए, बी और सी। कह रहा है कि ए का प्रेशर है पीए, बी का प्रेशर है पीबी, सी का प्रेशर है पीसी। तो बताओ कि पीए, पीबी और पीसी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। क्या यहां पर तुम्हें कोई कैलकुलेशन करनी है? नहीं, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का मेन पर्पस जिस वजह से मैंने इसको टाइप एंड टेस्ट में रखा वो था तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करना, कि क्या तुम बर्नौली फील कर पा रहे हो कि बर्नौली है क्या। जब तक बर्नौली फील नहीं करोगे ये क्वेश्चन तुम हिला ही नहीं सकते। समझते हैं कैसे बनेगा। बर्नौली कहता क्या है? बर्नौली कहता है कि अगर कोई भी आइडियल फ्लूइड अगर कुछ सिंप्लीफाइड कंडीशन में यानी कुछ अजम्पशंस के साथ फ्लो हो रहा है तो उस फ्लूइड की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। और यही टोटल मैकेनिकल एनर्जी में 3 टर्म आते हैं, जैसे P है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रो वी स्क्वायर बाई 2 है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और रो जी एच है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये कांस्टेंट रहता है। ये हो गया तुम्हारा बर्नौली। दूसरा जो इक्वेशन थोड़ा सा यहां पे काम आ सकता है वो है तुम्हारा कंटिन्यूटी इक्वेशन, कि वॉल्यूम फ्लो रेट अगर एक इनकंप्रेसिबल फ्लूइड अगर एक आइडियल फ्लो में है तो तुम्हारा A1 V1 A2 V2 के बराबर होगा, यानी वॉल्यूम फ्लो रेट चेंज नहीं होगा। अब सबसे पहले कंपेयर करो A और B को, क्योंकि अगर B और C में देखें तो B और C पे रफ्तार सेम है क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, लेकिन A पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, इसीलिए A का स्पीड इन दोनों जगह से ज्यादा रहा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि A का जो स्पीड है वो B से भी ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है C से भी ज्यादा होगा क्योंकि C तो B के बराबर है। दूसरी बात ये कि अगर मैं B और C को कंपेयर करूं तो B और C में C ग्राउंड से ज्यादा क्लोज है। मान लो ये ग्राउंड है तो ये है C की हाइट, ये है B की हाइट, और यही लगभग मान लो A की भी हाइट। तो अगर B की हाइट C से ज्यादा है, इसका मतलब कि ये पोटेंशियल एनर्जी वाला जो टर्म है ये B का ज्यादा रहा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म भले ही सेम हो B और C के बीच में, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म B का ज्यादा है, तो प्रेशर C पर B से भी ज्यादा रहा होगा। क्योंकि अगर टोटल सम कांस्टेंट रहना है तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा और जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर कम होता चला जाएगा ना। तो तुम खुद सोचो कि सबसे कम प्रेशर कहां होगा, जो हाइट पर भी है और जिसकी वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा है, यानी सबसे कम प्रेशर होगा
ए पर। इसके बाद का प्रेशर कहां होगा? बी पर। क्योंकि वेलोसिटी भले ही इससे बराबर ना हो, हाइट बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से प्रेशर जो है वो कम होगा और सबसे ज्यादा प्रेशर होगा सी पर, क्योंकि इसकी हाइट सबसे कम है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म छोटा है तो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म जो है वो डिसाइड करेगा, और इन दोनों का बराबर है तो प्रेशर सी पर मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो सी का प्रेशर सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर ए, बिल्कुल जो सीक्वेंस मैंने निकाल के दिया है यही आंसर आ रहा है। अब बताओ क्या कैलकुलेशन था इसमें? कुछ भी नहीं, सिर्फ दिमाग लगाना था। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि बर्नौली इक्वेशन एक फील है। इस फील को या तो तुम अच्छे से समझ के ले रहे हो, या तो फिर तुम बस रट लिए हो, और सिर्फ रटने से तुम कभी भी समझ नहीं पाओगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, यही बर्नौली है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 2024, ये भी बर्नौली और कंटिन्यूटी पर ही है। यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी ही कंपेयर करना है। कैसे? बोल रहा है कि आइडियल फ्लूइड है जो एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ट्यूब से फ्लो हो रहा है। देखो एक्स पर एरिया कम है, वाई पर एरिया ज्यादा है, तो वाई पे स्पीड कम होगा, एक्स पे ज्यादा होगा। कह रहा है कि अगर K1 और K2 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है एक्स पर और वाई पर, तो K1 और K2 के बीच का क्या रिलेशनशिप होगा? तो सिंपल सी बात है यार, एक चीज समझो कि प्रेशर जो है ये P प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, रो वी स्क्वायर बाई 2 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और तीनों का जो सम है वो कांस्टेंट है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर हम लगा दें तो इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, तो 2 का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो 1 का वेलोसिटी ज्यादा रहा होगा, और अगर 1 का वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी ज्यादा होगा 1 का, क्योंकि रो सेमी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, रो तो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं सीधे ही यहां पर कि K1 K2 से बड़ा होगा। अब ऑप्शन में एक चीज देखना कि कुछ वैल्यू दे रखी है, क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर पाना संभव है? नहीं, उसके लिए हमें और भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, हाइट वाइट की जरूरत पड़ेगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारा 1 पर K1 ये बड़ा होगा 2 पर K2 के। ठीक है, तो चेक करोगे तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो ये टैप एंड टेस्ट के अंदर तुम्हें और भी वेरिएशंस मिलेंगे, जिसके अंदर कि तुम वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स वगैरह पे भी और ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे कि मैक्सिमम रेंज का रिलेशनशिप डेप्थ ऑफ ऑरिफिस के साथ, जिस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। ये सब तुम अच्छे से टैप एंड टेस्ट में कर सकते हो, तो जरूर देना यार, मैंने बड़ी उम्मीदों से ये टैप एंड टेस्ट तुम्हारे लिए बनाया है। ठीक है, तो देखो यहां से अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है विस्कोसिटी, और इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि हमारे पास एक स्फीयर है आर रेडियस का, जिसको हमने एक लिक्विड के अंदर जेंटली ड्रॉप कर दिया। लिक्विड का विस्कोसिटी है ईटा, बहुत ही लंबा ट्यूब है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा। तो कह रहा है कि v वेलोसिटी अचीव हुआ, फिर हमने एक दूसरा स्फीयर ले लिया जिसका रेडियस है 2r, और इसको भी हमने सेम ही लिक्विड के अंदर ड्रॉप कर दिया। तो कह रहा है कि ये जो बड़ा वाला स्फीयर है ये कितना टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। क्या तुम्हें फॉर्मूला याद है टर्मिनल वेलोसिटी का? नहीं है तो कर लेना। फॉर्मूला होता है 2r²g/9 ईटा इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये फॉर्मूला लिख लो, रट लेना बिल्कुल। क्या यहां पे सॉलिड बदल गया?
नहीं। लिक्विड बदल गया? नहीं। रेडियस बदला बस, बाकी कुछ भी नहीं बदला। तो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस स्क्वायर के, रेडियस स्क्वायर के। इसीलिए v डैश अपॉन v को लिख सकते हैं 2r अपॉन r का होल स्क्वायर। r गया, सॉल्व करोगे v डैश आ जाएगा 4v। सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब तुम सोच रहे होगे कि सर इतना आसान सा क्वेश्चन टैप एंड टेस्ट में देने की क्या जरूरत थी, वो भी यहां पर डिस्कस करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि तुम्हें ये बताना था कि ये फॉर्मूला तुम भूल नहीं सकते। जिसको ये फॉर्मूला मान लो याद ही नहीं है, तो वो तो कुछ भी आंसर दे सकता है ना। उसको लग सकता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, और ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं वहां, वो कुछ भी गलती कर सकता है। जिसको सही फॉर्मूला याद है उसी के लिए आसान क्वेश्चन है, सबके लिए आसान क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2021 में आया था। कह रहा है कि हमारे पास एक स्मॉल बॉल है जिसका मास है m और डेंसिटी है d। इसको हमने एक ऐसे कंटेनर में ड्रॉप कर दिया जिसके अंदर ग्लिसरीन भरा हुआ है, और इस छोटे से बॉल की वेलोसिटी कुछ समय के बाद कांस्टेंट हो गई। फिर कह रहा है कि अगर ग्लिसरीन की डेंसिटी है d/2, तो बताओ कि विस्कस फोर्स कितना लग रहा है इस बॉल पे। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है तो अब इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स हो चुका है 0। और उस कंडीशन में अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो जो ऊपर के तरफ बायंट फोर्स लग रहा है और विस्कस फोर्स लग रहा है, वो दोनों मिलके बैलेंस कर देंगे किसको? वेट को। अब अगर तुमको ये बायंट फोर्स लिखने नहीं आता, कैसे सॉल्व करोगे इस न्यूमेरिकल को? इसीलिए बोला आर्किमिडीज प्रिंसिपल को सिलेबस में मान के चलना है। अब यहां पर वेट तो हमें पता है mg, बायंट फोर्स लिख लेते हैं। फिर इस वेट में से बायंट फोर्स माइनस करेंगे, विस्कस फोर्स निकल करके आ जाएगा, बन गया न्यूमेरिकल। तो बायंट फोर्स होता है लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। डेंसिटी दिया है ग्लिसरीन का d/2 इंटू जी इंटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है टोटल v। अच्छा, यहां पर जो इसका वेट है mg, क्या इसको dvg भी लिख सकते हैं? यस। तो dvg/2 क्या वेट का आधा है? बिल्कुल आधा है। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाओ, तो एट टर्मिनल वेलोसिटी, जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो चुका है तो विस्कस फोर्स और बायंट फोर्स मिलके बैलेंस कर रहे हैं वेट को। तो विस्कस फोर्स आएगा mg माइनस mg/2 mg/2। चेक करें, mg/2। तो सिंपल है, बट छोटी छोटी चीजें हैं, पता होनी चाहिए, तभी सिंपल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, क्योंकि जिसको भी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में दिक्कत है, शियर फोर्स लिखने में दिक्कत है, वो कभी भी इस क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूं क्या क्या इसमें गड्ढे हैं जिसमें तुम गिर सकते हो। कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर वाइड एक स्पेस है जिसके अंदर कि हमने ऑयल भरा हुआ है, और एक बहुत ही पतला सा प्लेट है जिसका एरिया है 0.5 मीटर स्क्वायर। इसको हमने बिल्कुल पूरे गैप के आधे डिस्टेंस पर, यानी इस प्लेट से देखो या इस प्लेट से देखो, आधे डिस्टेंस पर
हमने इस प्लेट को फंसाया हुआ है और हम इस प्लेट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा करके 0.5 आधे मीटर पर सेकंड से इस प्लेट को खींच पा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो सवाल यह है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना रहा होगा। अब सोचो, जो फ्लूइड ऊपर है वो भी विस्कस फोर्स लगा रहा होगा पीछे की तरफ, जो लिक्विड नीचे है ये भी विस्कस फोर्स लगा रहा होगा, यानी यहां पर 2 विस्कस फोर्स लग रहे हैं और ये दोनों विस्कस फोर्स मिल करके इस एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये प्लेट कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे चल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के लिए एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। यानी अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो फ्री बॉडी डायग्राम ये बनेगा कि जो F है 1 न्यूटन का, इसको बैलेंस कर रहा है 2 विस्कस फोर्स का सम, 2 विस्कस फोर्स का सम। और विस्कस फोर्स निकालने के लिए आता है ना, कैसे निकालते हैं विस्कस फोर्स बताओ? विस्कस फोर्स होता है ईटा A डेल्टा V अपॉन डेल्टा Y। यहीं पे वीडियो पॉज करो। अगर ये समझने में दिक्कत है ना कि ये कहां से आ रहा है, कैसे यूज करते हैं, हेल्प मी सॉल्व इट में डालो इस क्वेश्चन को और समझो कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहां से आ रहा है, कैसे इसको यूज करना है शियर फोर्स को लिखने के लिए। ये जो हमारा विस्कस फोर्स लग रहा है इसको लिखने के लिए, यही डेल्टा V बाय डेल्टा Y क्या कहलाता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। तो अगर मान लो मैं इसको V लिख रहा हूं तो ये गैप भी है d/2 और ये गैप भी है d/2, दोनों लिक्विड भी सेम है, तो ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, यानी विस्कस फोर्स बराबर लग रहा है। ऊपर वाला पोर्शन का और नीचे वाला पोर्शन का विस्कस फोर्स बराबर है। कितना वैल्यू है उसका ये देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा ईटा A V अपॉन d/2, d/2 इधर, d/2 इधर, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो ये आ गया 2 ईटा A V बाई D। तो अब सोचो जरा कि इन दोनों का सम बराबर होगा 1 न्यूटन के, यानी कि 4 टाइम्स ईटा A V बाई D का जो वैल्यू है ये 1 है। तो ईटा का वैल्यू क्या है? D बाई 4AV, रखो वैल्यू। D दिया है 2.5 सेंटीमीटर, 4 इंटू A दिया है 0.5 और V कितना दिया है? 0.5 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करते हैं। 100 10 कैंसिल करो, 5 इंटू 5 25, ये आ गया 1/4 आ गया 0.25 इंटू 0.25 इंटू 10 टू द पावर -1, ये आ गया 0.025, मतलब 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2, इतना ही होगा 0.025। इसी को लिख सकते हो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2। आ गया आंसर। तो कई सारा स्टेप है, लेकिन कॉन्सेप्ट को सही से अप्लाई करोगे तो आंसर नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम करेंगे उस टॉपिक का रिवीजन जिसपे पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है, सरफेस टेंशन। और इसका पहला ही क्वेश्चन, ये नीट 2025 का वो क्वेश्चन जिसने दिमाग के पर्दे हिला दिए थे लोगों के, इसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। समझो क्या रहा है। कह रहा है
कि एक लिक्विड है जो ऐसे भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड क्या, वाटर ही है। अब कह रहा है कि एक वॉल है, एक दीवार है x इक्वल टू L पर, और इस दीवार को हम बहुत ही वाइड मान सकते हैं z डायरेक्शन में। मतलब तुम ऐसा मान सकते हो कि ये बिल्कुल ऐसा इनफाइनाइट तक ऐसा दीवार जा रहा है। अब कह रहा है कि अगर एक ऐसा लिक्विड फिल कर दें जिसका सरफेस टेंशन s है, तो है ये वाटर टैंक, लेकिन इसमें कोई और लिक्विड फिल कर रहे हैं जिसका सरफेस टेंशन है s और डेंसिटी है रो, तो कह रहा है कि लिक्विड सरफेस जो है वो एक थीटा नॉट का एंगल बना रहा है, और ये थीटा नॉट 1 से बहुत छोटा है, मतलब 0 के बहुत क्लोज है जब x का वैल्यू L है। तो ध्यान से सोचो कि सरफेस टेंशन की वजह से ये जो टॉप सरफेस है लिक्विड का वो कुछ ऐसा है, और ये टॉप सरफेस लिक्विड का x इक्वल टू L पर कुछ थीटा नॉट का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हाइट हो सरफेस की, तो इस y का फंक्शन हमें बताना है। देख रहे हो कौन सा इक्वेशन यूज करके हम y एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल सकते हैं, यही इक्वेशन हमें बताना है। y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं बताना है, किस इक्वेशन को सॉल्व करके, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सब, किसको सॉल्व करके मिलेगा, बस ये बताना है। दिया है, ये तो हमें पता ही है कि छोटे से थीटा के लिए साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा बराबर ही होते हैं, और मजे की बात यह है कि टेन थीटा dy बाई dx भी होता है। तो ये तो हमें पता ही है, नहीं भी देता तो भी हम मान लेते। अब g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बनेगा कैसे, दिमाग लगाते हैं। मान लो इस पॉइंट को बोलते हैं A, इस पॉइंट को बोलते हैं B, और इस पॉइंट को बोलते हैं C। यहां पर ध्यान से देखो तो A पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लग रहा है ना, और यहां ऊपर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना, पहला कॉन्सेप्ट जो हम लगाएंगे वो ये कि सेम लिक्विड के अंदर सेम हाइट पर प्रेशर सेम होता है, यानी A और B का प्रेशर सेम होगा और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि A पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक है। अब अगर मान लो ये वाला हाइट कुछ y मान लें, तो C का प्रेशर क्या लिख सकते हैं, गेज प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगाओ, तो C का प्रेशर लिख सकते हैं B का प्रेशर माइनस रो जी वाई, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस रो जी वाई लिख सकते हैं इसको। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। लेकिन C का प्रेशर लिखने का एक और तरीका है, कैसे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज करके। क्योंकि हमेशा याद रखना कि जब भी एक हमारे पास सरफेस टेंशन की वजह से एक सरफेस होता है, तो उसके कॉनकेव साइड पर हमेशा प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से ज्यादा होता है, यानी कि यहां पर इस साइड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली साइड पर प्रेशर ज्यादा होगा। तो C का प्रेशर क्या लिख सकते हैं, सोचो, तो C का प्रेशर हम लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस सरफेस टेंशन कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू हमें C पर लेना है, C पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू रखेंगे, तब ये S बाय R का डिफरेंस जो है वो तुम्हें दिखेगा कि बिल्कुल एकदम सरफेस के अंदर वाला पॉइंट और सरफेस के बाहर वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर का जो डिफरेंस है वो S बाय R है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में लेफ्ट हैंड साइड पर PC है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। इसका मतलब माइनस रो जी वाई ये बराबर होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस S बाई आर के। यहां से S बाई आर का जो वैल्यू है ये रो जी वाई के बराबर आ गया, ठीक है।
लेकिन ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगा कैसे? अब यहीं पर नीट के बच्चों के लिए बहुत दिक्कत थी, क्योंकि जेई के बच्चों को रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का एक फॉर्मूला दिया जाता है जब कभी भी y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया गया हो। नीट के बच्चों को यह फॉर्मूला हम लोग यूजुअली नहीं देते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन बिना उस फॉर्मूले के बन ही नहीं सकता। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर इस पूरे का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई dx स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। डर लगा, अब तुम सोच रहे होगे सर क्या अरबी वरबी लिख दिए, कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ नहीं है, तुम्हें y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx मिलेगा, रख दो यहां पे। दो बार डिफरेंशिएट करोगे डबल डेरिवेटिव मिलेगा, रख दो यहां पे, उसका मैग्नीट्यूड उठा करके सॉल्व करो, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो अगर ये फॉर्मूला नहीं आता है तो अभी के अभी लिख सकते हो। अब इस क्वेश्चन का ट्विस्ट ये है कि इसने ये जो छोटा वाला दिया ना कि छोटे थीटा के लिए ये कर सकते हैं, और थीटा नॉट खुद ही बोल रहा है कि 1 से बहुत ही कम है, तो अगर 1 से कम है तो 0 के बहुत ही क्लोज होगा। तो क्या हम अगर थीटा नॉट बहुत ही क्लोज है 0 के, तो क्या हम dy बाई dx को अप्रोक्सीमेटली 0 ही नहीं ले सकते हैं? यही करना था, यही यहां पर तुम्हें रख देना था। तो जब तुम dy बाई dx को 0 रख दोगे तो तुम्हारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तुम्हारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये सीधे ही निकल करके आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा निकल करके आ जाएगा 1 बाई d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, d2y बाई dx स्क्वायर। तो यहां से 1 बाई आर का जो वैल्यू है वो d2y बाई dx स्क्वायर है। तो 1 बाई आर को अगर हम d2y बाई dx स्क्वायर रखें तो ये रो जी वाई बाई एस के बराबर आ रहा है ना? यही है आंसर, d2y बाई dx स्क्वायर इज रो जी वाई बाई एस। अब जब भी हम लोग सरफेस टेंशन कराते हैं तो मैं एडमिट कर रहा हूं कि 2025 का पेपर आने के पहले मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन नीट में आ सकता है। तो चौंका दिया इसने मुझे, और हर किसी को चौंका दिया इस क्वेश्चन ने। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कभी कभी एग्जाम तुम्हारे सामने कुछ ऐसा चैलेंज ला करके खड़ा कर देगा कि जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, टैप एंड टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करो, तब तुम्हारा जो है ना वो इस तरीके से मेंटल डेवलपमेंट होगा कि तुम कोई भी चैलेंज को सरपास करने की क्षमता जो है वो डेवलप कर लोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये 2024 में आया था, ये बड़ा आसान है, थोड़ा कैलकुलेशन है बट आसान है। कह रहा है कि एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर, इसको हमने वाटर के ऊपर ऐसा जेंटली रख दिया। तो अगर सरफेस टेंशन 0.07 है तो कितना एक्सेस फोर्स चाहिए होगा इसको सरफेस से दूर उठा करके ले जाने के लिए? तो ध्यान से सोचो कि जरा सरफेस टेंशन जो फोर्स लगाता है इसका वैल्यू क्या होता है? तो सरफेस टेंशन का कोफिशिएंट इनटू इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ मतलब कितने लेंथ के ऊपर ये सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है, यानी इंटरफेस की एक्चुअली लेंथ निकालनी है। यहां पर ये इफेक्टिव लेंथ किसके बराबर होगा? तो इस सर्कुलर डिस्क के सरकमफेरेंस के बराबर होगा, यानी 2 पाई आर के बराबर होगा। तो फोर्स का वैल्यू क्या आ गया? 2 पाई टी आर। वैल्यूज रखो, तो 2 इंटू 3.14 इंटू टी आ गया 0.07 इंटू ये
तुम्हारा आर रखना है तो आर दिया है 4.5 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻²। तो अब इसको तुम सॉल्व करोगे, यहां पर तुम सिंप्लीफाई करने के लिए इस पाई को 22/7 भी ले सकते हो। इसका फायदा अभी मैं दिखाऊंगा। इसका फायदा ये होगा कि ये 7 और ये 7 हो जाएगा कैंसिल। अब अगर तुमने ये भी 10 ले लिया तो 45 इंटू 44 इंटू 2 3 10⁻⁻5। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 19.8 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन यानी 19.8 मिली न्यूटन के बराबर आ जाएगा। तो 45 इंटू 44 आराम से कर सकते हो, करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 24 वाला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये 2023 में आया था। देखो क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन के ऊपर कॉन्सेप्ट क्या है, 2-3 ही है यार। सरफेस टेंशन का फोर्स, एक्सेस प्रेशर और सरफेस एनर्जी। ध्यान से देखो तो एक लाइन से तीनों कर लिए। पहला वाला किसके ऊपर था, तो एक्सेस प्रेशर वगैरह के ऊपर था। दूसरा वाला सरफेस टेंशन का फोर्स के ऊपर था। तीसरा वाला सरफेस एनर्जी के ऊपर है। तो कह रहा है कि कितना एनर्जी चाहिए होगा एक सोप बबल बनाने के लिए जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, एक ऐसे सोप सॉल्यूशन से बनाना है जिसका सरफेस टेंशन है 0.03। ध्यान रखना, सोप बबल, बबल के बारे में क्या जानते हो कि एक बबल का 2 इंटरफेस होता है। इसीलिए जब हम एक बबल का इफेक्टिव एरिया लिखते हैं तो ये 4πr² मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है। यही 2 यहां नहीं होता अगर हम ड्रॉपलेट की बात कर रहे होते, क्योंकि ड्रॉपलेट में एक ही इंटरफेस होता है। तो इफेक्टिव एरिया आया 8πr², और जो मेरा सरफेस एनर्जी है, इस सरफेस एनर्जी कितना एनर्जी चाहिए होगा, तो ये तो हो जाएगा जो फाइनल एनर्जी है माइनस जो इनिशियल एनर्जी है। इनिशियल एनर्जी यहां पर 0 ही है क्योंकि पहले तो बबल था नहीं। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बबल का रेडियस बढ़ा रहे होते हैं, तो उस केस में तुम्हारा फाइनल एनर्जी का कुछ वैल्यू होगा, इनिशियल एनर्जी का वैल्यू 0 नहीं होगा। जो डिफरेंस होगा वही तुम्हारा रिक्वायर्ड एनर्जी होगा। लेकिन यहां पर पहले तो बबल था ही नहीं, तो इनिशियल एनर्जी 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल निकालने से काम चल जाएगा। ये कितना आएगा, ये आएगा 8πr² इंटू टी। अब रखो तो 8 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर इंटू 0.03। तो फिर से थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा लगभग 3.01 इंटू 10⁻⁻4 जूल। तो चेक करोगे तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फिर से बता रहा हूं, ड्रॉपलेट एक इंटरफेस, सिर्फ 4πr² रखने से काम चल जाता। सोप बबल 2 इंटरफेस यानी 8πr² रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है एयर बबल के ऊपर भी आ जाए। तो एयर बबल में भी कितने इंटरफेस होते हैं, एक ही होते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का चैप्टर जिससे थोड़ा खौफ है बच्चों को, उसका टैप एंड टेस्ट आज हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें इसमें मजा आया होगा। तुम्हें वो 25 वाला क्वेश्चन देख करके बिल्कुल तुम एक्साइटेड हुए होगे कि देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। इसीलिए अगर तुम्हारा कोई दोस्त कह रहा है कि यार तुम ये वाला क्वेश्चन क्यों बना रहे हो, इतना मुश्किल थोड़ा ना नीट में आता है, उसको दे दो ये क्वेश्चन और बोलो नीट की हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन निकाल के दिखा दे जो उतना कॉम्प्लिकेटेड था एक नीट के बच्चे के लिए, तो मैं मान लूंगा। इसीलिए अपने आसपास के ज्ञानियों की मत सुनो, सुनो किसकी,
तो अपने टीचर की, अपने फैकल्टी की, जिन्होंने एक्चुअली में काफी समय बिताया है इस एग्जाम को एनालाइज करने में, इस एग्जाम को क्रैक करने में। तो ऐसे लोगों की जब तुम सुनोगे तो तुम्हें कोई भी मिस डायरेक्शन नहीं मिलेगा। वो जो भी बताएंगे, मैं जो भी बताऊंगा बिल्कुल सोच समझ करके डेटा बैक्ड बताऊंगा। हवा हवाई में कोई भी बातें हम नहीं करेंगे। तो फ्लूइड के चैप्टर में इतना ही। हम आगे के चैप्टर्स भी लेकर के तुम्हारे लिए आते रहेंगे। तुम बस इस स्टेप एंड टेस्ट के सीरीज को फॉलो करते रहो, चैप्टर बाय चैप्टर डेडिकेशन के साथ देते रहो टेस्ट, देखते रहो इन वीडियोस को और तुम्हें जरूर फायदा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।